इजराइल गाजा के बीच शांति वार्ता टूटी है और मिस्र में चल रही थी शांति वार्ता। दूसरे फेज की बातचीत फेल हो चुकी है और यही वजह है कि अब इस वॉर फ्रंट से आ रही बड़ी खबर दे रही है बड़ा संकेत, क्योंकि अब न सिर्फ ये 24 घंटे में ट्रंप को दूसरा बड़ा झटका है, बल्कि अब ये साफ है कि किस तरीके से हमास के खात्मे के लिए इजराइल की तरफ से इस फ्रंट पर बड़े हमले को दिया जाएगा अंजाम। और यही है अगली बड़ी खबर, क्योंकि बहुत जल्द नेतन्याहू करेंगे गाजा पर हमला और आईडीएफ को कभी भी निर्देश मिल सकते हैं। निर्देश मिलते ही गाजा में ऑपरेशन की शुरुआत होगी। सवाल यह है कि अब किस तरीके से इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा और आईडीएफ को निर्देश मिल सकते हैं किसी भी वक्त। बहुत जल्द नेतन्याहू गाजा पर बड़े हमले को अंजाम देने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह आई कि नेतन्याहू ने अब सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है। काहिरा से डेलीगेशन लौटने के बाद बुलाई गई मीटिंग और गाजा पर हमले की रणनीति जिस तरीके से इस मीटिंग में बनने वाली है उसी को लेकर एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। तो एक तरफ आगे हमलों को अंजाम देने के लिए गाजा पर हमलों को अंजाम देने के लिए होने वाली मीटिंग जिसमें बनेगी रणनीति, लेकिन अब खबर एक और है कि दक्षिण गाजा में इजरायली हमले की शुरुआत हो चुकी है। इजरायली टैंक्स का दक्षिणी गाजा में हमला शुरू हो गया है और राफा के दक्षिणी इलाके में लगातार हो रही फायरिंग की फिलहाल ये तस्वीरें और खबर सामने आई है। खबर वेस्ट बैंक में इजरायल के ऑपरेशन को लेकर भी है। तुलकर्म इलाके में आतंकियों से झड़प को लेकर खबर आई है। नूर शम्स कैंप में आतंकी छिपे हुए थे। वहीं वेस्ट बैंक में इजरायल की स्ट्राइक को लेकर खबर है। अल खलील इलाके में आतंकियों पर अटैक हुआ है। वादी अल जुवाया इलाके में भी अटैक को लेकर खबर सामने आई है। तो फिलहाल इस फ्रंट पर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इस बीच थोड़ी देर पहले आई एक सबसे बड़ी खबर क्या संकेत दे रही है, क्योंकि शांति वार्ता टूट चुकी है और अब क्या गाजा फ्रंट पर बारूदी वार होगा। एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने उस आधार पर, क्योंकि किसी भी वक्त गाजा पर हमले की हो सकती है शुरुआत। गाजा में पहले जैसे विध्वंसक हमले संभव है। यहां टैंक और हथियारों की नई खेप गाजा भेजी जा सकती है और दक्षिण गाजा के एक हिस्से में इजरायल ने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। गाजा में अभी भी हमास का टेरर नेटवर्क तो मौजूद है और यही वजह है। मनीष मेरे सहयोगी स्टूडियो में मेरे साथ है, जिनसे मैं ये सवाल करने वाली हूं कि आखिर किस तरीके से अब इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम देने की योजना बन रही है। साथ ही आपको बता दूं मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही दो खास मेहमान, उनसे करूं सवाल। उससे पहले मनीष, इसी सवाल का जवाब जहां ये जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से गाजा में अब हमास का टेरर नेटवर्क खत्म करने के लिए एक और ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। देखिए, एक बात तो साफ है कि इजरायल के लिए अभी सबसे बढ़िया मौका है, वो इसलिए क्योंकि अब इजरायल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन हासिल है। कम से कम बाइडेन के टाइम में एक अंकुश रहता था, लेकिन ट्रंप ने खुली छूट दे रखी है कि आप जो चाहें वो करें। और दूसरी बात, ट्रंप ने ये कह भी दिया है कि गाजा से सभी लोगों को खाली करके इजिप्ट में चले जाना चाहिए। इजिप्ट और जॉर्डन के लोग उनको शरण दे दें और इसके लिए वो प्रयास करने को भी तैयार है। तो इजरायल के लिए मनचाही मुराद है, जो वो चाहते थे वही हो रहा है। और ऐसी स्थिति में वो इजरायल इंतजार ही कर रहा था कि सीज फायर खत्म हो जाए, उसके पास एक बहाना मिल जाए ताकि वो अपना ऑपरेशन शुरू करे, और इजरायल वही करने को जा रहा है। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि इजरायल गाजा में जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है उसे मटियामेट करेगा, सभी लोगों को विवश करेगा कि वो गाजा खाली करे ताकि पूर्ण कंट्रोल गाजा पर इजरायल का हो सके। तो गाजा में वॉर पार्ट 2 की ये जो तस्वीर जिसके बारे में फिलहाल इस वक्त मनीष बता रहे थे, लेकिन इस बीच आपको बता दूं मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ डीके पांडे सर भी स्टूडियो में मौजूद हैं और सवाल उस आधार पर आपसे करूंगी जहां ये जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से इस 24 घंटे में ट्रंप को लगे झटके के बाद अब एक्शन और रिएक्शन को लेकर खबरें आ रही है। हालांकि वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के प्रहार को लेकर इस बीच एक बड़ी खबर है। नूर शम्स शरणार्थी शिविर पर यह हमला हुआ है और तुलकर्म को लगातार निशाना बनाया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से।
तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि शांति वार्ता टूट चुकी है और गाजा पर बारूदी वार को लेकर लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस तरीके से अब हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। किसी भी वक्त गाजा पर हमले की शुरुआत हो सकती है। हालांकि गाजा में जिस तरीके से हमलों की शुरुआत को लेकर मनीष ने जानकारी दी, आपको बता दूं एक और बड़ी खबर आई है अल साविया में इजरायली सेना के हमले को लेकर, और इसी हमले के बाद कई इलाकों में जिस तरीके से भारी नुकसान पहुंचा है। खबर यह है कि घरों और गाड़ियों के शीशे तक टूट चुके हैं। और इजरायल का गाजा में विध्वंसक हमला। एक और बड़ी खबर यह है कि देर रात गाजा के इलाकों में मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया है और हमास के ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया उसकी तस्वीर देखिए। खबर सेंटर ग्रुप के फाइटर्स के अटैक को लेकर भी है। यहां आपको बता दें स्वीडन के मोटर ब्रिगेड पर हमला हुआ है और प्रोकोवस्की इलाके में ड्रोन से बॉम्ब गिराए गए हैं। और कुपियांस में यूक्रेन को बड़ा झटका। इस वॉर फ्रंट से आ रही कुछ बड़ी खबरों का अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि ड्रोन से यूक्रेन के हथियार डिपो को उड़ाया गया और हमले में यूक्रेन के टैंक भी तबाह हो गए। और यूक्रेन पर रूस का ड्रोन हमला, जहां यूक्रेनी सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया। डोनबास में रूस ने हमले को अंजाम दिया है। तो हमलों को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। लेकिन आगे सवाल यही है कि आखिर नेतन्याहू का ये राफा प्लान है क्या, क्योंकि राफा के जराब हिल पर इजरायल की फायरिंग की तस्वीर सामने आ चुकी है। भारी मशीन गन से आईडीएफ जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रही है उसको लेकर खबर है। यहां जानिए कैसे जराब हिल्स पर ही कई बॉम्ब धमाके भी सुने गए हैं और राफा पर कब्जा इजरायल के लिए रणनीतिक तौर पर जिस तरीके से अहम है। पांडे सर, उसको लेकर आपसे सवाल करूंगी। और राफा के जरिए गाजा तक हथियार और रसद पहुंचाना, क्या इसके जरिए जाहिर सी बात है पांडे सर आसान हो जाएगा? देखिए, बहुत ही दुखद है कि जिस प्रकार से शांति वार्ता को फेज़ 1 को शुरू किया गया और उम्मीदें थी कि शायद आखिरी दिन है आज उस फेज़ 1 का, और आज ये तय करना था कि फेज़ 2 की तरफ हम क्या करेंगे। कि फेज़ 2 की जो डिले हो रहा है उसका मुख्य कारण है कि उस फेज़ में पूर्णतः इजराइल को गाज़ा खाली करना होगा, इजरायली सेनाओं को, और साथ में पूर्णतः शांति रखनी होगी। तो जबकि पता है कि इजराइल को कि जिस प्रकार से जो ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर उसमें छुपकर उसमें काफ़ी हथियार और गोला बारूद उस क्षेत्र में पहुंचे हैं और जो इजरायली सेना पर ही उनके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। जो अभी हमले हो रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है कि इजराइल ने वादा किया था कि वो कोई किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने हमास के लोगों ने इजरायली सेना के लोगों को निशाना बनाया। अब बात ये हो रही है कि हम अगर शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो मुख्य रुकावट क्या है? इजराइल कहता है कि हमें लगभग 6 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया जाए फेज़ 1 को, ताकि उनके जो हॉस्टेजेस हैं जिनकी मात्रा लगभग 2 दर्जन के आसपास है वो अब लौट सके। लेकिन उसके अंदर, जबकि हमास को पता है कि अगर हॉस्टेजेस सब निकल गए तो उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगा। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए ये जो है वार्ता विफल मानी जा रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी ऑफेंसिव लॉन्च किया है इजराइल ने और उनकी थल सेनाओं ने, वो बताता है कि निश्चित रूप से उनके पास ऐसा इंटेलिजेंस मिला होगा कि वहाँ पर काफ़ी कुछ गोला बारूद वहाँ पर स्टोर्स हैं जो कि उनके खिलाफ उनका प्रयोग किया जाता है। उसको खाली होने के बाद शायद ऐसे क्षेत्रों पर आक्रमण हो जहाँ से सप्लाई चेन को जो है सपोर्ट मिल रहा है। स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इन लोकेशंस की, इसी को लेकर सुमित अगला सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि इजराइल का वेस्ट बैंक पर जिस तरीके से बड़ा हमला हुआ है, रामल्ला में आईडीएफ ने अटैक को अंजाम दिया है। रामल्ला के पूर्वी इलाकों में हमले को लेकर तस्वीरें भी सामने आई हैं कि आखिर किस तरीके से अब लगातार अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम देते हुए इजराइल फिलहाल वेस्ट बैंक को भी टारगेट कर चुका है और ये रामल्ला में आईडीएफ ने अटैक को अंजाम दिया है। रामल्ला के पूर्वी इलाके पर हुए हमले को लेकर है खबर। इस बीच बड़ी खबर यह है कि इजराइल के लिए अमेरिका बड़ी मदद भेजेगा। हथियारों की बड़ी खेप अमेरिका की तरफ से भेजी जाएगी और अरबों डॉलर के एरियल बॉम्ब और बंकर बस्टर बॉम्ब जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से भेजने का फैसला हुआ है उसको लेकर भी खबर आ रही है। तो इजराइल के लिए अमेरिकी मदद को लेकर यह खबर, जहां हथियारों की बड़ी खेप अमेरिका की तरफ से भेजी जाएगी, अरबों डॉलर के एरियल बॉम्ब के साथ साथ बंकर बस्टर बॉम्ब भेजे जाएंगे। तो गाजा में घमासान,
इजराइल पहुंचा बारूदी सामान, क्योंकि अमेरिका के खतरनाक बॉम्ब्स की खेप अगर इजराइल पहुंची है तो इसका मतलब क्या है? अमेरिका ने इजराइल भेजी है विध्वंसक बमों की खेप और विध्वंसक बॉम्ब जिसमें वॉरहेड, खतरनाक ड्रोन्स की खेप पहुंची है। विध्वंसकारी हथियारों के साथ MK-84 बॉम्ब्स की ये जो खेप भेजी गई है। सुमित, एक क्विक रिस्पॉन्स इस पर, क्योंकि MK-84 बॉम्ब की बड़ी खेप इजराइल को मिल चुकी है। अब ये कितना जरूरी सामान है, ये कितना बारूदी सामान आज के वक्त में इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर ही सवाल करूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से MK-84 बॉम्ब 35,500, BLU 117 जो कि एरियल बॉम्ब है 4,000, बंकर बस्टर 2,000 बॉम्ब और BLU 110A और B 4,799 इन बॉम्ब्स की संख्या बताई जा रही है और इसी में 5,000 मिसाइल JDAM गाइडेंस की जो इसमें शामिल है। सुमित, एक क्विक अपडेट और रिस्पॉन्स। देखिए बिल्कुल, जितने भी सुरभि बॉम्ब दिए जा रहे हैं, चाहे वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हो या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे साथ जो सामान दिया जा रहा है, ये सारे इसलिए क्योंकि अब ये अमेरिका के हित में, यानी इजराइल के हित में अब अमेरिका का हित जुड़ा हुआ। अमेरिका ये जानता है कि अगर अमेरिका को अब मिडिल ईस्ट में मजबूत होना है, ना सिर्फ आप UAE बहरीन की बात कर लीजिए, बल्कि अगर मिडिल ईस्ट के इन इलाकों में मजबूत होना है तो निश्चित तौर पर इजराइल की मदद करनी होगी, क्योंकि आप देखिए इजराइल एक महत्वपूर्ण पार्टनर है अमेरिका का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी इजराइल और अमेरिका का एक ही काउंटर है, एक ही माफ कीजिएगा दुश्मन है, वो है ईरान। और यही वजह से अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगा इजराइल को कि किसी भी तरीके से इन प्रॉक्सीज को हैंडल करने में, न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ ईरान को काउंटर करने के लिए भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी है जो अमेरिका पूरी कर रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से वार्ता फेल हुई है, उसके बाद कुर्स्क में रूस जिस तरीके से विध्वंसक हमलों को अंजाम दे रहा है, उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। और यहां बता दें, हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह हुआ है, रूसी सेना के हमले में यूक्रेनी जवान ढेर हुआ। और यूक्रेन के ओडेसा में रूस के अटैक को लेकर खबर है, रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि इसी हमले में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसी हमले में कई गाड़ियां कैसे तबाह हुई, देखिए। रूस बेलारूस की बड़ी वॉर ड्रिल को लेकर खबर आई है और नौसेना और एरोस्पेस बलों की ये ड्रिल की तस्वीर है। आपको बता दें, घातक मिसाइलों से लैस वॉरशिप के साथ वॉर ड्रिल को लेकर जो खबर आई है, इसके बारे में मिस्टर सर आपसे करूंगी सवाल, इसका मतलब क्या है? उससे पहले ये खबर जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से ट्रंप और जेलेंस्की की झड़प के बाद रूस बेलारूस की विध्वंसक ड्रिल की तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी ड्रिल में रूस बेलारूस के सैनिक शामिल बताए जा रहे हैं। कॉम्बैट ड्रिल में 1000 से ज्यादा सैनिक शामिल बताए जा रहे हैं। वॉरप्लेन और वॉरशिप और सबमरीन्स के साथ ड्रिल की ये जो तैयारी है, इसका मतलब क्या है मेस्टन सर? क्योंकि सैनिकों को परमाणु हथियारों की ट्रेनिंग की तैयारी बताई जा रही है। घातक मिसाइलों से लैस 10 वॉरशिप ड्रिल में शामिल बताए जा रहे हैं। कई आधुनिक हथियारों के साथ वॉर ड्रिल होगी और यूक्रेन के खिलाफ अंतिम फैसले की क्या ये रूस की तैयारी है? बिल्कुल, ये जो इनपुट है इससे साफ लगता है कि रूस की पूरी तैयारी है और वो एक नया फ्रंट खोलना चाहता है वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से। बेसिकली उसका अभी डायरेक्शन ऑफ अटैक हो जाएगा कीव। जैसे शुरू में जब अटैक हुए थे 3 साल पहले, वो भी हर डायरेक्शन से हुए थे और कीव के पास उनके ट्रुप्स पहुंच गए थे, पर आपने देखा है किस प्रकार यूक्रेनी सेना ने उस समय हमलों को विफल कर दिया था। अब ऑन ग्राउंड ये हमले होंगे कि नहीं, मेरे को लगता है शायद अभी नहीं हो, क्योंकि ये जो अभी आज झड़प हुई है दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में, इसमें अभी 1 हफ्ते तक दोनों पार्टीज तकरीबन एक नई स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो एक मौका मिला है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें प्रेसिडेंट पुतिन का साफ एम रहेगा कि हर फ्रंट पे, हर डायरेक्शन से काफ़ी बम्बार्डमेंट करना और खासकर डोनेट्स्क और ये जो कुर्स्क को लिबरेट कराना और डोनेट्स्क और ये जो लुहांस्क का इलाका है वहाँ पर और हमला जारी करना, जिससे और टेरिटरी कैप्चर कर पाए। तो रूस ज़्यादा चाहेगा कि ईस्टर्न जो टेरिटरियन डोनेट्स्क में उसके हमले जारी रखे। लेकिन ये जो बेलारूस का बिल्डअप है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है और एक ऑप्शन दिया जा रहा है रूसी सेना को कि यहाँ से भी संभव है एक हमला जा सकता है। लेकिन जाएगा या नहीं, अभी मेरे को लगता है फिलहाल ये प्रेशर टैक्टिक्स रहेगी, हमला अभी शायद नहीं जाएगा। हालांकि प्रेशर टैक्टिक्स कई बार अपनाई जा चुके हैं मनीष, और ये जिस तरीके से स्टैंड बाय मोड पर हमेशा ये सैनिक रहते हैं रूस बेलारूस बॉर्डर की, जब खबर आती है, आज के इस टाइम में लिया जा रहा है ये फैसला क्या संकेत दे रहा है? ये इसलिए भी मैं सवाल कर रही हूं कि क्या कहीं ना कहीं रूस को अपनी स्ट्रैटेजी के लिए एक टाइम बाय करने का भी मौका मिल गया इस झड़प और इस बहस के बाद? देखिए, रूस की खासियत यह है कि रूस अपनी तैयारियों में कहीं कमी नहीं रखना चाहता है। Exactly. और यही वजह है कि 3 साल के इस युद्ध के दरमियान जब अमेरिका प्लस 30 और देश मिलकर लगातार हथियारों की सप्लाई करते रहे, कमोबेश रूस की ना सेना में कमी आई और ना ही हथियारों में कमी आई। और अब रूस को यह पता है कि आने वाले समय में भले ही मान लीजिए ट्रंप भी अगर हैं, तो वो ये भी मानकर चलते हैं कि 4 साल बाद ट्रंप नहीं रहेंगे, तब हो सकता है अमेरिका फिर वही पुराना अमेरिका बन जाए। इसीलिए रूस अपनी तैयारियों में कमी नहीं कर रहा।
और ऐसे खास माहौल पर जबकि रूस के सामने एक नया फ्रंट खड़ा होता हुआ दिख रहा है, वो है यूरोप का फ्रंट, नाटो माइनस अमेरिका का फ्रंट। और रूस को भी पता है, रूस को जितनी दुश्मनी अमेरिका से नहीं है, उससे ज्यादा दुश्मनी ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्कों से है, इतिहास ये कहता है। तो रूस इसीलिए उस तरह की तैयारी कर रहा है। बेलारूस जैसे फ्रंट उस समय बहुत काम आएंगे जब रूस की अगर सीधे टक्कर नाटो के बाकी मुल्कों से होती है, यूरोपियन यूनियन के देशों से होती है, उस वक्त बेलारूस जैसे फ्रंट पर जो की हुई तैयारी है वो असली युद्ध में काम आएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये एक और अलग फ्रंट होगा जिसके साथ अब युद्ध की तैयारी में रूस है। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि लगातार इस वक्त जो एक्शन को लेकर तस्वीरें आ रही है उसमें इंपॉर्टेंट है टाइम, जहां जेलेंस्की और ट्रंप की बहस के बाद अब लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल खबर है यूक्रेन के कई शहरों में पावर ब्लैकआउट को लेकर भी, क्योंकि पूरे यूक्रेन में जिस तरीके से बिजली संकट हो सकता है उसको लेकर एक खबर है। अमेरिका से पावर ग्रिड बहाली की मदद खत्म। हालांकि ट्रंप को जिस तरीके से गुस्सा आया उसके बाद क्या ये लिया गया वो फैसला है जिसके तहत खबर को समझना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन अब आने वाले वक्त में या कहे महज कुछ घंटों में पूरी तरीके से अंधेरे में रहेगा। खबर फिलहाल जानिए कि किस तरीके से यूक्रेन के कई इलाकों में कल से बिजली गुल बताई जा रही है। यूक्रेन के पावर ग्रिड की देखरेख अमेरिका नहीं करेगा और अमेरिका के इनकार के बाद से अंधेरे में यूक्रेन के शहर। राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। यूएस का यूक्रेन की पावर ग्रिड में करोड़ों डॉलर का निवेश है और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस जिस तरीके से हमला कर सकता है। पांडे सर, जरा समझाएं कि आखिर ट्रंप के ये एक्शन किस तरीके से आने वाले वक्त में या कहें अभी से जेलेंस्की को मुश्किल में डाल रहे हैं। देखिए, कल की जो हालात कल बिगड़े हैं वो इसमें एक नया आयाम जुड़ गया कि अब दोनों अमेरिका और यूक्रेन के बीच में जो तल्खियां पैदा हो गई हैं, पहले उसको उस गैप को भरना सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि कुछ अगर शांति की तरफ कदम बढ़ता, अगर ये रेयर अर्थ का एक साइन हुआ था तो कुछ पॉजिटिविटी रहती। लेकिन जिस प्रकार से जो तनाव बढ़ा है और अब पक्का हो गया है लगभग कि अमेरिका की जो मदद थी, चाहे वो आर्थिक मदद हो या सैन्य मदद हो, दोनों पर विराम लग जाएगा। ऐसे हालात में जो है वो कल जो है लंदन में यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग होने वाली है और 6 तारीख को उसका जो है पूरे यूरोपियन कम्युनिटी की मीटिंग है जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या डिफेंस पैकेज दिया जाए यूक्रेन को, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस दोनों बहुत खुल के यूक्रेन के पक्ष में हैं। तो एक नया सिक्योरिटी अलायंस बनाने की बात चल रही है, किस प्रकार से करें। अब ऐसे हालात में जो अगर शांति, क्योंकि देख शांति की संभावना जरूर इस समय कम लग रही है, लेकिन अगले 1 हफ्ते में जिस प्रकार से चीज़ें बढ़ेंगी उसके बाद लगता है कि शायद शांति हो। और ऐसे में अगर शांति ये युद्ध रुकता है तो रूस के लिए कर्स्क का जो क्षेत्र यूक्रेन के कब्जे में है वो एक। लेकिन यूरोप और नेटो देशों पर यूक्रेन की निर्भरता, जेलेंस्की की निर्भरता क्या इस वक्त में कितनी काम आएगी? आप सैन्य पैकेज के तौर पर क्या देंगे ये भी आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन के लिए अमेरिका से अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि अब अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य मदद को भी रोक दिया है और अमेरिका ने आर्थिक मदद जिस तरीके से रोकी है, इसी के बारे में थोड़ी देर पहले सुमित चौधरी हमारे सहयोगी ने एक जानकारी दी कि आखिर किस तरीके से अब अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ ये बड़े फैसले ले रहा है। फिलहाल खबर यही है कि अमेरिका ने यूक्रेन को मदद रोकी तो इसका यूक्रेन पर जाहिर सी बात है असर होगा। इसी बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि हथियार की सप्लाई ना होने से यूक्रेन की रक्षा क्षमताएं जाहिर सी बात है कमजोर हो जाएंगी और यूक्रेन को ड्रोन, टैंक, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भारी जरूरत भी है। अब मेस्टन सर, एक छोटा सा सवाल इसी आधार पर करूंगी, क्या ये जरूरत और क्या ये जो निर्भरता होगी वो जेलेंस्की की अब यूरोपियन या नेटो देशों पर ही होगी? क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों और शहरों पर पहले से ज्यादा जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, नेटो देशों को यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता तो बढ़ानी ही पड़ेगी। और इसमें इंपॉर्टेंट एक और बात, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश रूस को खुला समर्थन भी दे सकते हैं। शॉर्ट रिस्पॉन्स मेस्टन सर। और देखिए, मेरे को लगता है जिस प्रकार अभी सिचुएशन डेवलप हो रखी है, पहली बात नाटो तो अभी मैं बोलूँगा मतलब उसमें एक नया जोश और उमंग आएगी। लेस अमेरिका तो अभी बिल्कुल हट गया। और उसको एक दूसरा पहलू मैं ये देना चाहूँगा, कल अमेरिका के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होता है 9/11 जैसे, नाटो का कोई देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होगा, ना रूस खड़ा होगा। और रूस इसलिए खड़ा नहीं होगा, इसी रूस को, सोवियत एम्पायर को अमेरिका ने तोड़ा था अफगानिस्तान में, ये सबको पता है, ये हिस्ट्री है। तो कहने का मतलब है आज अमेरिका आइसोलेशन मोड में जा रहा है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जो किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि हर देश का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपने देशवासियों के और देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए लड़ता है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक डिक्टेटोरियल तौर पे जो कर रहे हैं, देखिए
हर प्रेसिडेंट को अपने बराबर तौर पे देखना है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस प्रकार उन्होंने किया है, तो मेरे को लगता है प्रेसिडेंट और यूक्रेनी लोग, कीव के लोगों का जो फीडबैक है वो अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन है। और यूक्रेनी सेना लड़ेगा, उनको हथियार कौन देगा? ये यूरोपियन देश देंगे, हाँ थोड़ा कम मात्रा में हो जाएगा। फिलहाल यूक्रेन के खिलाफ तो अभी फैसला ले लिया है, एक्शन भी लिया है, लेकिन रूस के पक्ष में लिया गया एक फैसला अब आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि यही खबर है। रूस के पक्ष में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। साइबर ऑपरेशंस बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और अमेरिका की साइबर कमांड रूस के खिलाफ काम कर रही थी। वॉर जोन में यूक्रेन की मदद कर रही थी अमेरिकी साइबर कमांड। अब ट्रंप की पुतिन को ये जो पहली मदद मानी जा सकती है, क्योंकि अमेरिकी साइबर कमांड यूक्रेन की मदद कर रही थी। रूस के खिलाफ अमेरिकी साइबर कमांड ने कई एक्शंस भी लिए हैं और अमेरिकी साइबर कमांड के इनपुट पर ही यूक्रेन रूस पर पिन पॉइंट अटैक्स को अंजाम देता आया है। हालांकि कई बार अमेरिका ने डायरेक्ट रूस के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस भी चलाए हैं और साइबर ऑपरेशंस बंद होने से यूक्रेन को जाहिर सी बात है भारी नुकसान तक हो सकता है। लेकिन अब नजर है अब से थोड़ी देर बाद होने वाली एक बड़ी बैठक पर, क्योंकि कल लंदन में यूरोपियन यूनियन के नेताओं की अहम बैठक होने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यह बैठक बुलाई है। बैठक में शामिल यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेकर खबर है और नेटो चीफ भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। हालांकि ट्रंप और ज़ेलेंस्की तकरार के बाद जिस तरीके से यह बैठक हो रही है, जाहिर सी बात है बहुत मायने हैं इस बैठक के, क्योंकि देखना होगा कि जिस तरीके से ज़ेलेंस्की के समर्थन में सभी सामने आए हैं, क्या बड़ा फैसला इस बैठक में भी कोई लिया जा सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को नेटो और ईयू से जिस तरीके से पूरा समर्थन मिल सकता है, उसी लिहाज से यह चर्चा की जा रही है। नेटो यूक्रेन को हथियारों की खेप तक दे सकता है, यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को वित्तीय मदद का ऐलान कर सकते हैं। नेटो और यूक्रेन के बीच नई सैन्य डील भी संभव बताई जा रही है। एक और बड़ी वजह कि इस बैठक पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि कल की बैठक में क्या रूस के खिलाफ भी कोई रणनीति बन सकती है, नई रणनीति बन सकती है। रूस पर नए सिरे से हमले की क्या कोई योजना बन सकती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को नए हथियार मिलने से जाहिर सी बात है यूक्रेन मजबूत होगा। एक और बड़ी खबर इस बैठक के बारे में, क्योंकि कल लंदन बैठक में ही 1 दर्जन से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। कल की बैठक में यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला भी आएंगी और फ्रांस के राष्ट्रपति के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति को भी इसमें बुलाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है। 24 घंटे बाद रूस पर यूरोप का हमला, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जहां जानिए कि किस तरीके से इसी अहम मीटिंग को देखते हुए क्या कोई बड़े फैसले हो सकते हैं। हालांकि 24 घंटे बाद रूस पर नेटो के हमले को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि कल का दिन वाकई निर्णायक साबित हो सकता है। क्यों, ये जान लीजिए। लंदन में नेटो और ईयू की शिखर वार्ता है। ट्रंप ज़ेलेंस्की तकरार के बाद ये वार्ता बहुत अहम हो चुकी है। इसमें एक और बड़ी बात ये कि शिखर वार्ता में होगा क्या, क्योंकि ज़ेलेंस्की को हथियार नेटो देश दे सकते हैं, मिसाइल जेट देने का ऐलान भी इसमें संभव है। हालांकि कैसे ये बड़े फैसले युद्ध का रुख बदल देंगे, ये भी एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका से तकरार के बाद ज़ेलेंस्की आक्रामक तो हो ही चुके हैं। रूस से नई जंग के लिए नेटो से वो मदद भी मांग रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये मदद पूरी हो जाएगी। हालांकि एक और बड़ा बयान, क्योंकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो का इस बीच ये बयान सामने आ रहा है कि यूक्रेन पीड़ित राष्ट्र है और हम यूक्रेन के साथ हैं। अब मैक्रो का ये बयान जिस समय पर आ रहा है, ऐसे में ज़ेलेंस्की के लिए यही बयान और यही समर्थन, यही सांत्वना के तौर पर मिल रहा सहयोग भी बहुत मायने रखता है। अब यहां यह बताना भी बहुत जरूरी है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की तकरार के बाद कौन से देश यूक्रेन के साथ हैं और कौन से देश रूस के साथ हैं। सुमित, यही इंफॉर्मेशन, जहां देखिए व्हाइट हाउस में झड़प के बाद ये इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखती है कि रूस के साथ कौन है, जहां चीन, सीरिया, ईरान, अल्जीरिया, बोलिविया, नॉर्थ कोरिया, आर्मेनिया, क्यूबा और अजरबैजान के साथ साथ बेलारूस का ये नाम मैंने सामने रखा है। लेकिन अब यूक्रेन के साथ कौन कौन है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया, पोलैंड और स्वीडन। अब इन देशों की चर्चा जब हम यूक्रेन के साथ सहयोग की बात करते हैं तो इस लिहाज से करते हैं कि अगर इन्होंने दिया साथ तो ये डायरेक्ट रूस के निशाने पर आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा खिलाड़ी अमेरिका, जिसके इर्द गिर्द स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस और स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए तो सब कुछ निर्भर कर ही रहा है, लेकिन इस वक्त जो हालात है उसमें यूक्रेन को मिल रहा इन देशों से सहयोग मतलब क्या है?
सुरभि, आप कोई भी देश अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर या फिर अलायंस क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है क्योंकि मुश्किल दौर के अंदर या युद्ध के समय के अंदर वो दूसरा देश उसकी मदद करे। वो सैन्य मदद हो सकती है, वो आर्थिक मदद हो सकती है, वो मैन पावर के हिसाब से मदद हो सकती है, वो लगातार डिप्लोमेटिक मदद हो सकती है, यानी इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर आपकी बातचीत वो अलग अलग जगहों पर रखे। अगर आप दोनों को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि अब यूक्रेन के पास वो ताकत नहीं है। रूस के पास अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो रूस के पास चाइना है, रूस के पास ईरान है, रूस के पास आप कह सकते हैं दूसरे ऐसी कंट्री हैं जो लगातार रूस की मदद करने के लिए खड़े हैं। और यूक्रेन के पास जो ताकत थी वो थी नाटो देश प्लस अमेरिका। लेकिन अमेरिका की ताकत हटने के बाद नाटो का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इस समय रूस से टक्कर ले सके। अभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे एक बात पूछी थी कि क्या अमेरिका की सहायता के बिना, क्या अमेरिका के बिना आप रूस से लड़ सकते हैं? तो उनका जवाब था नहीं। तो निश्चित तौर पर ये जवाब अपने आप में सभी नाटो देशों के लिए है कि अगर रूस के साथ सीधे तौर पर भिड़ंत करनी पड़ी आने वाले वक्त में नाटो देशों को, तो क्या वो लड़ पाएंगे? निश्चित तौर पर वो भले ही मुश्किल पैदा कर सके, लेकिन रूस के साथ वो लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि रूस का अलायंस भी बहुत मजबूत है। और अब ये भी तय हो चुका है कि अमेरिका भी रूस की मदद निश्चित तौर पर करना चाहेगा, क्योंकि रूस की मदद, रूस को साथ लेना अमेरिका की इस समय डिप्लोमेटिक जरूरत तो है ही, उसके समय के अनुसार बहुत जरूरी है। ये बयान सामने आ रहे हैं कि यूक्रेन पर यूरोपियन यूनियन को भी अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। ये अगले बयान का मैं जिक्र कर रही हूं क्योंकि यही खबर है इटली की पीएम मेलोनी के बयान को लेकर, जहां वो कह रही हैं कि मौजूदा स्थिति पर तुरंत चर्चा तो होनी चाहिए, साथ ही यूक्रेन पर यूरोपियन यूनियन की स्थिति भी साफ होनी चाहिए। हालांकि कल होने वाली बैठक पर सबकी नजर है। इस बैठक में क्या क्या, ये बैठक मायने क्या रखती है, इस बैठक में किस लिहाज से अभी चर्चा होने वाली है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने जानी। लेकिन अब एक क्विक इंफॉर्मेशन उस बारे में कि आखिर इस निर्णायक बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन, रोमानिया और डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड जिस तरीके से कल होने वाली इस बैठक में शामिल हैं, उस बैठक के जरिए पुतिन को क्या संकेत जा रहा है? अमेरिका से यूक्रेन को मदद नहीं मिलेगी तो नेटो लेगा जिम्मेदारी, जरूरत पड़ने पर यूरोप के देश युद्ध में कूद सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ये कि यूक्रेन की सुरक्षा को नेटो ने प्रतिष्ठा का भी सवाल बनाया है और रूस यूक्रेन युद्ध भीषण महायुद्ध में तब्दील हो सकता है।